तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं संस्कृत का मॉडल पेपर जो कि 2 दिसंबर को आ गया है। और आज की इस वीडियो में आपको पूरे मॉडल पेपर का सलूशन इसी वीडियो में आप लोग को मिलेगा। और इसमें 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। तो उसमें से और आपको 4 विकल्प दिया गया, जिनमें से एक आप लोग को इनमें से एक आपका एक सही होगा। इनके विषय कोड कितना है? तो इसके विषय कोड है 105। संस्कृत का विषय कोड कितना है? तो 105 है। और जिनमें की कुल प्रश्नों की संख्या कितना है? तो 105 है। और इनमें पेजों की संख्या 24 है, यानी कि कुल पेजों की संख्या कितना है? तो 24 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद। और यदि आप हिंदी, साइंस और सोशल साइंस का मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो इसी यूट्यूब चैनल यानी कि इक्वल बोर्ड पर आपको तीनों वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद आज आप लोग को संस्कृत का सॉल्व कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया कि खंड अ में दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं आपको 50 प्रश्नों के द्वारा चुने गए सही विकल्पों को अमार उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। यानी कि आप लोग को 1 से 100 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा, जिनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 प्रश्नों के ही आप लोग को जवाब देना है। और जिनमें से आपको 4 विकल्प मिलेंगे, और 4 विकल्प में से एक आपका सही होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित है। यानी कि मंगलम पाठ में जो किस उपनिषद से मंत्र जो लिया गया है, जो संकलित है, तो इसका हो जाएगा आंसर 1 का डी, यानी कि कठोपनिषद। इसका एक का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि यथा नद सेंदमाना यह पदांश किस उपनिषद का है। यानी कि यथा नद सेंदमाना यह पदांश किस उपनिषद का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यानी कि 2 का बी आंसर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्रों का संकलन है, यानी कि 3 का डी आंसर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 4 का क्वेश्चन दिया गया है कि यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या कहा। तो यह यूनानी यात्री मेगास्थनीज में पटना के वर्णन के यानी उसके बारे में क्या लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मकथा। तो यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा है? तो आत्मकथा लिखा है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यानी कि किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो वह गुप्त काल के समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है, यानी कि 5 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में, यानी कि गुरु गोविंद सिंह का जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य ग्रंथ की रचना की। तो दामोदर गुप्त ने किस काव्य ग्रंथ की रचना की थी? तो वह कूटनीमत की रचना की थी। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया है कि शोभनियम का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है। यानी कि शोभनियम का प्रकृति प्रत्यय कौन निम्न में से क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शुभ प्लस अनियर। शुभ प्लस अनियर, 8 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि सौंदर्यम
पद में कौन सा प्रत्यय है? तो सौंदर्यम पद में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एशियन, यानी कि 9 का सी आंसर हो जाएगा, स्नेह। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि किस पद में लयुट प्रत्यय है? तो लयुट प्रत्यय किस में हो जाएगा? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा दानम, दानम। चलिए दानमा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पाठ में कौन सा प्रत्यय है? तो पाठ में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो 11 का आंसर हो जाएगा घन्य, घन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मौलिक का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो मौलिक का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो 12 का आंसर हो जाएगा मूल प्लस ठक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 12 का बी आंसर, 12 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि किस पद में कत्वा प्रत्यय है? तो कत्वा प्रत्यय किस चीज़ में हो जाएगा? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है जयम, बी और जीवित व्ययम, सी ऑप्शन जित्वा और डी ऑप्शन दिया जय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का आंसर हो जाएगा जित्वा, यानी कि 13 का सी आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि समर्थवय पद में कौन सा प्रत्यय है? तो समर्थवय पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर तेवत, यानी कि 14 का ए आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि दानशील वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो दानशील वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का आंसर हो जाएगा मिथिला, यानी कि 15 का सी आंसर, 15 का सी आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो अलस कथा पाठ के रचनाकार है विद्यापति, यानी कि 16 का बी आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि तर्कयते यद सिमने गृह अग्नि न्यस्ति किसकी उक्ति है? यानी कि किसने कहा था कि यहाँ पे आग लगे, घर में आग लगे? तो यह किसने कहा था? किस व्यक्ति ने कहा था, यानी कि किस आलसी ने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर दिया गया है कि निरीहो निर्गतियों में सर्वाधिक निरीह किसे माना गया है? तो किसको माना गया था? तो वह आलसियों का माना गया था। तो 18 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध निम्न में से कौन है? तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध निम्न में से कौन है? तो 19 का आंसर हो जाएगा पंडित छमाराव, 19 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रों के पद मिलते हैं? तो कितने कवित्रों के पद मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 40। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग 40 कवित्रों के पद मिलते हैं। तो 20 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा विजयांगा, यानी कि विजयांका हो जाएगा, 21 का सी आंसर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो समाज की गाड़ी कैसी चलती है? तो वह पुरुष और नारियों से चलती है, यानी कि समाज की जो गाड़ी है वह पुरुष और नारी दोनों से चलती है। तो 22 का सी आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि अप करोति पद में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग क्या है? जो कि शब्द के पहला जो दिया रहता है, जो पहला पद है वही क्या है? तो उपसर्ग है, यानी जो पहला प्रधान अक्ष है, प्रधान है, तो वही क्या हो जाएगा? तो उपसर्ग हो जाएगा। तो इसमें क्या है? अपकरोति, अपकरोति पद में कौन सा उपसर्ग है? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का हो जाएगा अपकरोति, यानी कि पहला जो शब्द है कि अपकरोति, यानी कि अप हो जाएगा, यानी कि उपसर्ग जो में पहला और जो प्रत्यय जो दिया रहता है वो जो शब्द के जो लास्ट में होता है वो प्रत्यय हो जाएगा। तो इसमें उपसर्ग बोल रहा है, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि अप हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि उत उपसर्ग किस पद में है? तो उत
उपसर्ग किस पद में है? तो उन्नयनम है। इसका आंसर 24 का बी हो जाएगा, उन्नयनम। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निर्गत में कौन सी संधि है? तो निर्गत में कौन सी संधि हो जाएगा? तो यह विसर्ग संधि हो जाएगा। निर्गत में कौन सी संधि हो जाएगा? तो विसर्ग हो जाएगा, यानी कि 25 का सी आंसर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि गुण संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो गुण संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो 26 का आंसर हो जाएगा अदेंड गुण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, अदेड़ गुण। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि व्यंजन संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उल्लेख, यानी कि 27 का बी आंसर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो 28 का आंसर हो जाएगा एकत्व भाव, यानी कि एकता में रहते हैं, यानी कि एकत्व भाव से रहते हैं। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो एकत्व भाव से रहते हैं, यानी कि 28 का बी आंसर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न है? तो भारत की जो शोभा देखकर वो कौन प्रसन्न है? तो वो देवता, क्योंकि भारत में ही बहुत जैसे कि मान लीजिए जैसे कि श्री राम, यह भी भारत में जन्म लिए थे। श्री कृष्ण जी भी वो भी भारत देश में ही जन्म लिए थे और मनुष्य में ही जन्म लिए थे। तो भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न करता है? तो वह देवता। कौन प्रसन्न है? तो वह देवता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत किसके द्वारा सेवित है? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का आंसर हो जाएगा भारत किसके द्वारा सेवित है? पहला ऑप्शन दिया है पर्वतों से, सागरों से, सी नंबर नदियों से, और डी ऑप्शन दिया है इनमें से सभी को। तो भारत किसके द्वारा सेवित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का डी, यानी कि इनमें से सभी को। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि चूड़ा कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो चूड़ा कर्म किस संस्कार में आता है? तो यह जन्म के पूर्व आता है, यानी कि 31 का बी आंसर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा संस्कार, यानी कि 32 का डी आंसर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? तो वह किसका पालन करते हैं? तो शिक्षा नियम का, यानी कि शिक्षा नियम का। वो गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हैं? तो वह शिक्षा नियम का पालन करते हैं। तो 33 का बी आंसर हो जाएगा, 33 का बी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निरक्षणम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो निरक्षणम पद में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो 34 का आंसर हो जाएगा नीर, यानी कि नीर पद में कौन सा उपसर्ग है? तो नीर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि वी उपसर्ग किस पद में नहीं है? तो वी उपसर्ग किस पद में नहीं है? तो 35 का आंसर हो जाएगा वेद, यानी कि वेद है, 35 का बी आंसर। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि उच्चारणम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो उच्चारणम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उत जोड़ चारणम। तो इसका आंसर 36 का बी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि परोपकार में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो परोपकार में किन किन वर्णों की संधि हुई? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 का आंसर हो जाएगा अ प्लस उ, तो 37 का ए आंसर। चलिए आप लोग को जल्दी जल्दी इसका आंसर बता दिया जाता है, क्योंकि संस्कृत में आप लोग को ऑब्जेक्टिव रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि संस्कृत में आपको किताब से आप लोग क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, लेकिन आपको ज़्यादातर ये कोई भी चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ध्यान देना है तो आप लोग को वो संस्कृत व्याकरण में, क्योंकि संस्कृत व्याकरण से लगभग 40 से 45 नंबर का क्वेश्चन दिया रहता है और बुक से आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो ज़्यादातर संस्कृत व्याकरण से पूछा जाता है, तो आप लोग संस्कृत व्याकरण को बहुत अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो आप लोग संस्कृत व्याकरण पर अधिक से ज़्यादा फोकस कीजिएगा।
तो 38 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि पुरस्कार पद का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा पुर प्लस कार कार, तो 38 का सी आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दात्रा का मूल शब्द क्या है। तो दात्रा का मूल शब्द क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दात्रीय, दात्रीय, यानी कि 39 का बी आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भानु शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का बी, यानी कि भानु, इसका हो जाएगा भानु, तो 40 का बी आंसर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि तय पद का मूल रूप क्या होगा। तो तय पद का मूल रूप क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा तद, तद, यानी कि 41 का सी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि अपठ किस लकार का रूप है। तो अपठ किस लकार का रूप है, तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 42 का हो जाएगा लड लकार का, तो 42 का सी आंसर हो जाएगा। तो आप लोग संस्कृत व्याकरण को अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा कि क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपको संस्कृत व्याकरण से देखने को मिलेगा। 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दृश्य धातु का रूप लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा। यानी कि दृश्य धातु का जो रूप है वो लट लकार कोमा उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या होगा। तो 43 का आंसर हो जाएगा दृक्ष्यामी, दृक्ष्यामी, तो 43 का ए आंसर। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भविष्यत काल के लिए प्रयोग करते हैं। तो भविष्यत काल के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो 44 का आंसर हो जाएगा, यानी कि लट लकार के लिए हम भविष्यत काल का प्रयोग करते हैं, तो किसका 44 का सी। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो यह किसका हो जाएगा, तो विदुर नीति से, यानी कि 45 का ए आंसर। 45 का क्या आंसर हो जाएगा, तो 45 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि विनय किसका नाश करता है। यानी कि विनय किसका नाश करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आकृति का, यानी कि आकार का, आकृति का, 46 का सी आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि अपने और पराये की गणना कौन करता है। तो अपने और पराये की गणना कौन करता है, तो संकुचित हृदय वाला, यानी कि संकुचित हृदय वाला। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया 48 नंबर कि आतप, आतप का अर्थ क्या है। यानी कि आतप का अर्थ हो जाएगा तो वह धूप हो जाएगा, यानी कि 48 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि राम परवेश राम को छात्रानाम अध्ययनम तप का उपदेश किसने दिया था। तो राम परवेश राम को छात्र का अध्ययन तप का उपदेश किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु ने, यानी कि बी नंबर ऑप्शन, 49 का बी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है। तो किसकी मिलती है, तो वह कर्म की मिलती है, यानी कि मेहनत की मिलती है, या ना कि अकर्म करने की, या ना कि आलसी बनने की, भाषण देने की। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का ए, कर्म करने की। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि किस समास में प्रायः दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है। तो वह कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि द्वंद्व। जैसे कि गर्म ठंडा, लोटा डोरी, ऐसे सारे, तो वो क्या होता है, तो वो दोनों दोनों अर्थ क्या है, तो वो प्रधान है। जैसे लोटा डोरी हो गया, तो ये लोटा और डोरी दोनों क्या है, इसका अर्थ दोनों क्या है, प्रधान है। चलिए अगला क्वेश्चन 52 नंबर में कि नए शब्द समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा हो जाएगा। तो नए समास का मतलब क्या, नए मतलब नहीं, यानी कि जैसे कि सुपुत्र, तो ये नहीं होगा। तो जैसे कि अपुत्र, यानी अ मतलब पहले ही नहीं लग गया है, तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 52 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यशोधनाम में कौन सा समास है। तो यशोधनाम में कौन सा समास हो जाएगा, तो यह हो जाएगा कर्मधारी, यानी कि 53 का सी आंसर। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि कृष्णयस समीपम का समस्त पद निम्न में से कौन सा है। तो 54 का आंसर हो जाएगा उप कृष्णम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो उप कृष्णम। 55 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो वह हो जाएगा प्रथमा, क्या हो जाएगा, तो वह आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 55 का डी आंसर। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में देखिए सह समाप्त
सप्रात विभेति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो सप्रात विभक्ति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 56 का? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचमी, यानी कि कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तो वह पंचमी विभक्ति हो जाएगी। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन में दिया कि अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीया, यानी कि 57 का बी आंसर। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पिता पुत्रेण स ग्राम गच्छति वाक्य के पुत्रेण पद में किस सूत्र में तृतीया विभक्ति हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जाएगा सहार्थ तृतीया, यानी कि सहार्थ तृतीया हो जाएगा। तो किस सूत्र से? तो सहार्थ तृतीया, यानी कि 58 का ए आंसर। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन में दिया कि स्वामी दयानंद ने वेद भाष्य की रचना किस भाषा में की थी? तो वह किस भाषा में की थी? तो संस्कृत और हिंदी दोनों में। तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का बी आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो DAV की विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1883 ईस्वी में, यानी कि 60 का बी आंसर। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो इसका हो जाएगा सत्याग्रह गीता, सत्याग्रह गीता, यानी कि 61 का सी। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि विशालाक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त है? तो विशालाक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीता के लिए। किसके? तो सीता के लिए। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं? तो वह किसको दिखाते हैं? तो वह अपनी पत्नी को, अपनी सीता को दिखाते हैं। तो 63 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो वह कौन सी? तो वह चित्रकूट पर्वत के निकट मंदाकिनी नदी बहती है। तो 64 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कुंभ करोति ... कुंभकार रिक्त स्थानों को उचित अवयव से भरें। तो इसका क्या हो जाएगा? कुंभ करोति ... कुंभकार। तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो 65 का क्या हो जाएगा? तो 65 का आंसर हो जाएगा अपि, यानी कि कुंभ करोति अपि कुंभकार। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 65 का बी आंसर। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कारिका का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो कारिका का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा कारक प्लस टाप, यानी कि कारक प्लस टाप। 66 का सी आंसर। 67 नंबर की नेतुम में कौन सा प्रत्यय है? तो नेतुम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा तुमुन प्रत्यय, यानी कि 67 का सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 68 नंबर देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में दिया कि वासुदेव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो वासुदेव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा अन्य प्रत्यय। तो इसमें कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो अन्य तद्धित प्रत्यय है। 69 नंबर की रागी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो क्या हो जाएगा कि रागी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो स्त्री प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो इसमें रागी का तो 69 का क्या हो जाएगा? तो इसमें डिस प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि डिस प्रत्यय। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि तव प्रत्यय से बना पद निम्न में से कौन सा है? तो तव प्रत्यय से बना पद निम्न में से कौन सा है? तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा पुरुषत्वम, 70 का सी आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निपुण का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा निपुणा। इसका आंसर 71 का सी आंसर हो जाएगा, 71 का सी आंसर। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भूति पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो भूति पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो 72 का आंसर हो जाएगा कि भू प्लस कीतन, यानी कि 72 का बी आंसर। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि व्याघ्रपति कथा में किसका दुष्परिणाम वर्णित है? तो वह किस चीज़ का है? तो वह लोभ का है, यानी कि व्याघ्रपति में दिखाया गया कि लोभ हमें नहीं करना चाहिए, यानी 73 का सी आंसर हो जाएगा, 73 का सी आंसर।
74 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस खंड से संकलित है। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मित्रलाभ नामक खंड से। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस खंड से संकलित है, तो मित्रलाभ नामक खंड से है। 75 में श्रीनु रे पांथ पार्गवे यौवन दशाया मितु ध्रुवते आसम, यह किसकी युक्ति है। तो यह किसकी युक्ति है, तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 75 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि बाघ के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था, वह कौरवों के पक्ष से, यानी कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था, तो वो कौरवों के पक्ष से, यानी कि 76 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 77 नंबर के मांत्रा भिक्षा याचे यह किसकी युक्ति है, तो यह मांत्रा भिक्षा याचे यह किसकी युक्ति थी, तो यह शक्र की थी, यानी कि 77 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है, तो यह तो कौन सा है, तो कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है, तो वह भास है, यानी कि 78 का बी आंसर। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निरीक्षणम पद का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा नि जोड़ इक्षणम, 79 का ए आंसर। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि महर्षि पद में कौन सी संधि है, तो महर्षि पद में कौन सी संधि हो जाएगा, तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 80 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि गुण संधि। 81 नंबर क्वेश्चन में कि ज्ञा धातु के लट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है, तो ज्ञा धातु के लट लकार का निम्न में से कौन सा रूप कौन सा हो जाएगा, तो 81 का आंसर हो जाएगा जानाती, 81 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि देही किस लकार का रूप है, तो देही किस लकार का रूप हो जाएगा, तो 82 का आंसर हो जाएगा लोट लकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि परोपकार का विग्रह निम्न में से कौन सा है, तो परोपकार का विग्रह निम्न में से कौन सा हो जाएगा, तो 83 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि परे उपकार। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ऐसे प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि संस्कृत व्याकरण से बहुत अधिक पूछा जाता है, मतलब कि आप लोग को बुक से बहुत कम ही देखने को मिलेगा और उससे ज़्यादा आप लोग को संस्कृत व्याकरण से आप लोग को संस्कृत में देखने को मिलेगा। तो आप लोग संस्कृत व्याकरण को अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, जैसे कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव बनाने में कठिनाई ना हो। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पानी पादम किस समास का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा द्वंद्व समास, 84 का बी आंसर। 85 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि विद्यालय का विग्रह निम्न में से कौन सा है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो विद्या जो आल है, यानी कि 85 का ए आंसर क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आल, विद्या आल। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन में देते कि अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है, तो अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है, तो 86 का आंसर हो जाएगा विश्व शांति, यानी कि 86 का बी आंसर। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वेर को बढ़ाने वाला निम्न में से कौन सा है, तो वह वेर को बढ़ाने वाला निम्न में से कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा स्वार्थ, यानी कि वेर को बढ़ाने वाला निम्न में से स्वार्थ हो जाएगा इसका आंसर। वेर को बढ़ाता है कौन है, तो वह स्वार्थ से बढ़ाता है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं, तो शास्त्र किनके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं, तो वो किसके लिए, तो इसका हो जाएगा मानवों के लिए, यानी कि 88 का ए नंबर ऑप्शन। 79 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं, तो अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा संसार, अशांति सागर के किनारे संसार दिखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है, तो पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है, तो 90 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि छंद। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन हो जाएगा, तो 51 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि प्रासार, 51 का सी आंसर।
92 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि धनेश का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो धनेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा धन प्लस इस। 92 का ए आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन में देखिए अधि में मूल धातु क्या है। तो अधि में मूल धातु क्या हो जाएगा, तो 93 का आंसर ए हो जाएगा। 93 का ए आंसर। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन में देखिए समास किए गए पदों को कहते हैं। समास किए गए पदों को कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा समासिक पद, यानी कि 94 का बी आंसर। 95 नंबर क्वेश्चन में दिया कि क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है। तो क्रिया विशेषण में किसकी विभक्ति होती है, तो हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि स्वस्ति के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो स्वस्ति के योग में किसकी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसका हो जाएगा षष्ठी का, यानी कि छठी। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन में कि आधारोधिकरणम सूत्र का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि पात्रे वर्तेत जलम। इसका आंसर 97 का सी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में कौन सा उपसर्ग नहीं है। तो इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा उपसर्ग नहीं होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि नीर। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निवतरे तरे में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 99 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि लयप हो जाएगा। 99 का सी आंसर। चलिए 100 नंबर या सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा कि साध प्लस नियतम से नियत में कौन सा पद बनेगा, यानी कि साध नियत में से कौन सा पद, यानी कि दोनों से मिला करके वो कौन सा पद बनेगा। तो इसका आंसर 100 का क्या हो जाएगा, तो इसका जो साध है, यानी कि 100 का बी आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। और इसका सब्जेक्टिव बहुत ही जल्द आप लोग को मिलने वाला है, तो आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव का आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा आप लोग को संस्कृत व्याकरण पर ध्यान देना है, क्योंकि बुक से तो आप लोग को तुरंत आज हो जाएगा, लेकिन संस्कृत व्याकरण का आप लोग को अच्छी तरह से रिवीजन करना पड़ेगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक से ज़रूर से देख लीजिएगा। धन्यवाद।